अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ डॉक्टर अकम। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर या वीडियो लेक्चर के अंदर जो चीज़ डिस्कस की थी वो बेसिकली बायोजेनेटिक्स के स्टार्ट के टॉपिक्स थे, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस को डिटेल में डिस्कस करना था। और मैंने आप लोगों को ये बात कही थी कि हम जो फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे वो बच्चों वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए यानी कुछ एनिमेटेड वीडियोस के ज़रिए डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस होता है ये प्लांट के अंदर फूड प्रोडक्शन का एक प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली ये बात बताई जाती है कि प्लांट जो है वो ज़मीन में मौजूद वाटर को और एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करता है। और जब ज़मीन में मौजूद वाटर और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करता है तो इनके कॉम्बिनेशन के नतीजे में बन जाता है ग्लूकोज, एंड दैट ग्लूकोज विल अल्टीमेटली यूज़ फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड डिफरेंट पर्पसेस। सही है। अच्छा, इसी तरीके से बच्चों को बताया कि एट द एंड जो है वो ऑक्सीजन लिबरेट आउट होती है, जो कि आप सब जानते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस चीज़ के अंदर ये बताया जाता है कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है, जिसमें पहली चीज़ जो आती है बच्चों उसको हम कह रहे होते हैं लाइट रिएक्शन, और दूसरा जो हो रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड द डार्क रिएक्शन। देखते हैं इस वीडियो के अंदर, जैसे कि ये बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होता है वाटर के साथ और फिर ये बन जाता है ग्लूकोज। आप ये देख ही रहे हैं कि इस पूरे के पूरे स्टेप के अंदर ये जो पूरा स्टेप है बच्चों, इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप लोगों को ये पूरा स्टेप नज़र आ रहा है कि ग्लूकोज बन जा रहा है। अब ये बनने के बाद होता किस तरीके से, ये सब कहाँ पर प्रोसेस चल रहा होता है इसको देखते हैं। आपको पता है एट द एंड देखिए यहाँ पे एनर्जी भी बन रही है यानी और ऑक्सीजन भी जनरेट आउट हो रही है। अब होता है ये देखिए, ये जो सनलाइट है साइड में आपको नज़र आ रही है, ये सनलाइट आपको पता है वेव नेचर की भी होती है और पार्टिकल नेचर की भी होती है। ये देखना है कि ये वेव नेचर या पार्टिकल नेचर जिसको आप फोटोन कहते हैं, इनमें से कौन सी लाइट जो है वो हिट करती है यानी डुअल नेचर की होती है। यहाँ ये सब बताने का मतलब ये है कि अगर आप इस पूरे चार्ट को ध्यान से और गौर से देखें तो इस चार्ट को देखते वक्त ये देखिएगा कि ये जहाँ जहाँ पर वेवलेंथ आपकी बढ़ते चले जा रही है वहाँ फ्रीक्वेंसी कम है। और अगर आप लेफ़्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर आपके पास वेवलेंथ जो है वो कम है, तो फ्रीक्वेंसी अल्टीमेटली ज़्यादा होगी। इसी के अगर आप नीचे देखें तो बच्चों गैमा रेज दिया हुआ है, एक्सरे दिया हुआ है, अल्ट्रावायलेट लाइट दी हुई है, इंफ्रारेड दिया हुआ और रेडियो वेव्स दिए हुए हैं। और जो बेसिकली अल्ट्रावायलेट लाइट और इंफ्रारेड के बीच में दिया हुआ है जो वो विजिबल लाइट है। बेसिकली याद रखिएगा जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और विजिबल लाइट के अंदर अगर आप उसको देखें कि अगर आप इसकी वेवलेंथ को देखें तो 1000 नैनोमीटर के आसपास की आ रही है, यानी 10 नैनोमीटर से 0.01 सेंटीमीटर के दरमियान आप कह सकते हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ बात करते हैं इस पूरे प्रोसेस की तो इसमें किस तरीके से पूरा होता है। हाँ देखें, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ये देखें, ये दीज आर द वेवलेंथ यानी 400 नैनोमीटर से 740 एक एग्जैक्ट बता दिए, मैंने आपको ऊपर रेंज बताई थी इससे पहले। अब आप ये देखिए कि ये फोटोन जो है एनर्जी के पार्टिकल्स की फॉर्म के अंदर लीव्स के ऊपर पड़ रहे हैं। और लीव्स के अंदर अगर हम जाते हैं और डिटेल डिस्कस करते हैं कि लीव्स के अंदर कहाँ पर लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट करती है, तो लाइट पड़ते वक्त देखिएगा कि ये डिफरेंट तरह की लाइट्स आपके सामने आ रही है। इन लाइट्स में फ़र्क क्या है देखिए, समझिएगा। इनमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जब भी कभी आपको पता है कि भाई ये जो वेब ग्योर आता है, वेब ग्योर क्या है बच्चों, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन एंड ये सारे कलर्स जो होते हैं, इनमें से ब्लू और रेड लाइट जो है ये एब्जॉर्ब होती है, बाकी सारी की सारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट आउट हो जाती है। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, इस चीज़ को समझाने के बाद अगर हम और आगे की चीज़ों को डिस्कस करते हैं बच्चों तो वो किस तरीके से होती है इसको ज़रा समझते हैं। देखिए, ये तो बता दिए कि रिफ्लेक्शन हो गई। अब हम चले गए अंदर, तो अंदर ये चले गए मीजोफिल सेल्स के अंदर। और देखें ये प्लांट सेल, आपको एक पूरा एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है प्लांट सेल का। इस प्लांट सेल के अंदर जाते हैं और आप सब ये बात जानते हैं कि मैंने आपको डिटेल में एक बात बताई थी कि ये हमारे पास मौजूद होता था बच्चों क्लोरोप्लास्ट। अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का मौजूद होता है। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेसिकली हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन होता है, जिसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या फिर केल्विन साइकिल कहा जाता है, जिसका पूरा नाम केल्विन बेंसन साइकिल होता है। अच्छा बच्चों, जैसे ही हमने इस बात को डिस्कस कर लिया कि चलो ये तो हमें क्लियर हो गई कैसे इस तरीके से और ये सारे सीक्वेंस और ये सारे पोर्शंस होते हैं, तो इस क्लोरोप्लास्ट को मैंने पिछली वीडियो लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को बना के दिखाया था कि क्लोरोप्लास्ट किस तरह का होता है। जैसे ही बच्चों हम इन क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो अगर हम इनके अंदर जाते हैं हमें पता
पता है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। और जब हम इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, ये ज़रा देखते हैं बच्चों। ये हमें इस तरह से स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड, ठीक है, इस मेम्ब्रेन को। और इसके जो बाहर वाला फ्लूइड ये पोर्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रोमा। और अगर आपने देखा कटा हुआ पोर्शन है, ये हमारे पास कहलाता है ल्यूमेन। अच्छा, ये समझाने का मतलब ये है कि थाइलाकॉइड के अंदर हो रहा है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको हम लाइट रिएक्शन कह रहे होते हैं, और स्ट्रोमा के अंदर हो रहा होता है बच्चों लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको आप कह रहे होते हैं कि केल्विन साइकिल या केल्विन बेंसन साइकिल, ये वाला पॉइंट है। ये पॉइंट समझाने का मतलब ये होता है बच्चों के ये आपको क्लियर हो जाए कि थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा में कहाँ कहाँ पे होता है। देखिए, ये मैं चाहता तो आपको बोर्ड पे भी पढ़ा सकता था, लेकिन बोर्ड पे ना पढ़ाने की एक वजह ये है कि एनटीएस में जो एमसीक्यूज़ बनते हैं बच्चों, वो एमसीक्यूज़ पूरे के पूरे इन डायग्रामेटिक एस्पेक्ट से बन रहे होते हैं, ठीक है ना। चलें अब आगे इसको डिस्कस करते हैं। देखें, अब यहाँ पर देखिएगा कि अगर हम देखते हैं कि लाइट जो पड़ रही है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर कहाँ पड़ रही है। आपको ये बात पता चल गई कि ये जो लंबी मेम्ब्रेन बन रही है ये दिस इज थाइलाकॉइड, और थाइलाकॉइड के जो आउटर साइड पर है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा, और अंदर साइड पर जो है वो जो स्पेस है बच्चों दैट इज़ कॉल्ड द थाइलाकॉइड स्पेस। क्लियर है यहाँ तक बात। अब ज़रा देखते हैं इसको, जब हमने इसको थाइलाकॉइड स्पेस कह दिया तो यहाँ समझिए ज़रा, ये पढ़ रही है फोटॉन्स, ठीक है, इसको आपने कह दिया फोटो सिस्टम 1, ये है फोटो सिस्टम 2। याद रखिएगा पहले रिसीव जो करता है वो फोटो सिस्टम 2 करता है। ये सनलाइट जो है वो कंटिन्यूसली इसके ऊपर पड़ रही है, फोटोन पड़ रहे हैं। फोटोन जो है ये रिसेप्टर्स, सही है, इन पर आते हैं, और आने के बाद ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद होता है, ठीक है, या रिएक्शन सेंटर जिसे आप कह रहे होते हैं। सारे आते हैं और आके देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज़ कॉल्ड द रिएक्शन सेंटर। सब इधर जनरेट हो रहा है। देखिए कितनी एक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। देखिए नीचे से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं इसको अभी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होते थे जो कि ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं आगे की बात। तो इसका मतलब क्या है कि एक दफ़ा दोबारा समझा दें कि फोटो सिस्टम 2 के ऊपर अगर आप फोटो सिस्टम 2 को देखें तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं। जैसे ही बच्चों इधर इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन पढ़ने के नतीजे में ये चीज़ आगे बढ़ जाती है। यानी आगे किस तरह से बढ़ रही है, ये इलेक्ट्रॉन इधर पढ़ता है फोटो सिस्टम 2 पर, नीचे से 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और रिएक्शन सेंटर के पास जो है वो सारे के सारे जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर जो भी फोटोन पड़ रहा होता है वो एक जगह आके एनर्जी को जनरेट करता है, इतना थ्रेशोल्ड जनरेट करता है कि ये इलेक्ट्रॉन को आगे प्रोसीड करवा सके। तो ये जो राउंडेड मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल, और ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प कर रहे होते हैं। आगे कहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कराने में एक चेन बनती है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो करवाते हैं। फिर आता है फोटो सिस्टम 1 पे, फिर इस तरीके से ही आगे बढ़ता है। लेकिन पहले देखना वो जो नीचे से 2 इलेक्ट्रॉन आए थे वो आए कहाँ से थे, उनको ज़रा देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो 2 नीचे से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, पहले तो ये पता होना चाहिए कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन आगे ट्रैवल कर रहे हैं ये किस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं बच्चों। ये एक्चुअल आते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर के जरिए। व्हाट डू यू मीन बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर? नीचे जो थाइलाकॉइड स्पेस है ना बच्चों, इस थाइलाकॉइड स्पेस के अंदर याद रखिएगा कि जो नीचे थाइलाकॉइड स्पेस है इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, और इस वाटर के मॉलिक्यूल की मौजूदगी के नतीजे में एक पॉइंट ये आता है कि जैसे ही हमने कहा वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो सनलाइट पड़ती है। जैसी सनलाइट पड़ती है तो वाटर स्प्लिट आउट होता है। आप सब ये बात जानते हैं, जब वाटर स्प्लिट आउट होता है तो आपको मैंने स्प्लिट करके दिखाया था। कैसे दिखाया था कि आपने बोला था कि H2 प्लस हाफ O2 के अंदर टूटता है और 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मिल जाते हैं हमारे पास, यही पता था ना आपको। वो जो हाइड्रोजन आइंस होते हैं वो बच्चों बाहर निकल जाते हैं जिसको वो प्रोटॉन की फॉर्म में, लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 के अंदर चले जाते हैं, और ये जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है ये हाफ रहता है, इसके साथ दूसरा ऑक्सीजन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन 2 वाटर के मॉलिक्यूल अगर ब्रेक डाउन होंगे तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। देखिए किस तरीके से, अब यहाँ समझिएगा बच्चों। यहाँ आपने बताया कि जैसे ही इस पर देखें जा रहा है ये वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा, जैसे ये टूटा स्प्लिट हो। अब यहाँ पे स्प्लिट होने का मतलब क्या है कि नीचे देख रही हैं आप, दो बच्चे आप लोग देख रहे हैं, ये जो पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं ये प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और जो ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा, और जो रेड कलर का मॉलिक्यूल है ना ये हाफ O2 का मॉलिक्यूल है। अब अगर दूसरा वाटर जाएगा, जाके मिलेगा, और मिलने के बाद देखें फिर क्या होता है। अब ज़रा देखें, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन बन गया। इसी तरीके से अब ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल जाता है, देखें नीचे आपके साथ ये वाटर का मॉलिक्यूल गया, और अब आप एक चीज़ देखें, ये वाटर का मॉलिक्यूल बनने के बाद आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, जैसे 2 वाटर के मॉलिक्यूल जाते हैं तो 4 हाइड्रोजन के एटम्स बनते हैं,
4 इलेक्ट्रॉन लिबरेट आउट होते हैं, बट एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिबरेट आउट होता है। मेरी बातों को याद रखिएगा, ये एज इट इज पेपर में पूछा जाता है और मैंने डिटेल्ड आपको बता दी यहाँ पर, क्योंकि अगर यही चीज़ बोर्ड पर पढ़ा था तो आप लोग घनचक्कर बन चुके होते और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका मतलब क्या था, एक इलेक्ट्रॉन टूटा, सॉरी एक वाटर मॉलिक्यूल टूटा लाइट के प्रेजेंस में, दैट इज कॉल्ड द फोटोलिसिस। और उस फोटोलिसिस के नतीजे में क्या होता है कि वो आगे बढ़ता है। आगे कहाँ बढ़ता है बच्चों? वो आगे इस तरीके से बढ़ता है कि आपने ये कह दिया कि ये आगे बढ़ने का मतलब सिर्फ ये है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिएक्शन सेंटर्स के पास आगे जाते 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 उन कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल के पास जाता है, वहाँ से ही आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नीचे डेवलप होना शुरू हो गया और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनना ही चक्कर है। तो ये जो ऑक्सीजन है एट द एंड लिबरेट आउट हो जाएगी एज अ बाय प्रोडक्ट। क्लियर? अच्छा, इसके आगे देखें बच्चों, फिर क्या होता है? आपने कहा ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है। अब जब ये बच्चों इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ, यानी फिर ये यहाँ से, ये देखें प्रोटॉन मॉलिक्यूल ऊपर आए और ये जो है हमारे पास इस बड़े मॉलिक्यूल से दूसरी यानी फोटो सिस्टम 1 की तरफ जाता है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये जो नीचे हमारे पास ये पूरा आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये ATPase है। ठीक है, ये पंप है बेसिकली। ये क्या करता है, जिसको आप प्रोटीन पंप भी कह रहे होते हैं, ये करता क्या है बेसिकली, ऊपर से आता है ADP। ADP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मौजूद है। ये जो बच्चों एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मौजूद है तो नीचे से एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल आएगा और इसे ATP में कन्वर्ट करा देगा और ATP स्टोमा के अंदर से निकल जाता है। आइए देखते हैं किस तरीके से। ये देखें, ये ATP स्टोमा के अंदर निकल गया, दिस कॉल्ड ATP सिंथेटेस। ठीक है, ATP बना रहा है। अब ये तो बात समझ में आ गई कि ATP। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आए होते हैं, ये जो पीछे से इलेक्ट्रॉन आए हैं ना फोटो सिस्टम 2 से बच्चों, ये फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन आए हैं ना, ये बेसिकली आगे बढ़ रहे हैं। सही है, ये आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद ये जो हमारे पास आगे बढ़ रहे हैं, तो जो दूसरे इलेक्ट्रॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर बैठे हुए हैं, ये लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों। जो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के अंदर लाना होता है। तो इसीलिए आपको और एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो फोटो सिस्टम 1 के अंदर शिफ्ट हो। यानी फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं दैट आर लो एनर्जी, अब वो फोटो सिस्टम 1 के अंदर जाते हैं तो उनको हाई एनर्जी होना होता है। वो किस तरीके से होता है, ये ज़रा इधर देखते हैं। ये देखें, ये यहाँ चलेगा फोटो सिस्टम 1 में और यहाँ पर हाई एनर्जी जो है ना, फिर वही देखें यहाँ पर भी रिएक्शन सेंटर्स है कंटिन्यूसली। ये देखें, ये अब हाई एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू होगा और फिर ये आगे किस में गए, NADP रिडक्टेज एंजाइम के अंदर चलेगा। NADP रिडक्टेज का काम क्या हुआ? NADP रिडक्टेज ने सिर्फ एक काम ये किया, रिडक्शन कर ली। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी ऊपर आता है NADPH और ये जब 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बाइंड करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है NADPH के अंदर। सही है, अब ये निकल जाता है। तो इसका मतलब क्या, आपने 2 चीज़ें बच्चों देखी। एक चीज़ ये देखी, अगर मैं इस पूरे के पूरे एस्पेक्ट को एक दफ़ा रिव्यू करवाता चलूँ आपके सामने तो बहुत आसान है। आपने ये कहा कि भाई हम बात कर रहे हैं लाइट रिएक्शन की, कोई लंबी चौड़ी कहानी है ही नहीं बच्चों, इतनी आसान कहानी एक दफ़ा आपने समझनी है। आपने कहा जब हम लाइट रिएक्शन की और हम डार्क रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो लाइट रिएक्शन के अंदर हुआ क्या कि फोटोसिंथेसिस हमने करवाना था, जिसमें लाइट रिएक्शन का एक स्टेप है। लाइट पड़ती है किसके ऊपर बच्चों, लाइट इलेक्ट्रॉन के फोटोन की फॉर्म के अंदर फोटो सिस्टम 2 के ऊपर पड़ रही है। जैसे ये फोटो सिस्टम 2 के ऊपर पड़ती है तो पड़ने के बाद क्लोरोफिल मॉलिक्यूल उसके ऊपर बाइंड करते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं एंड देन एक्टिवेशन ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, वो फिर रिएक्शन सेंटर के ऊपर लाइट जाती है। लाइट रिएक्शन सेंटर के ऊपर जा रही होती है तो इन लाइट पड़ने की वजह से जो वाटर होता है ब्रेक डाउन हो जाता है। 2 वाटर के ब्रेक डाउन होने के नतीजे में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है, यानी O2। सही है, ये बनता है। तो ये बनने के बाद क्या होता है बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन फिर आगे बढ़ता चले जाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन आता है फोटो सिस्टम 1 के पास। जब फोटो सिस्टम 2 से 1 के पास आ रहा होता है तो 2 के से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लो एनर्जी के मॉलिक्यूल यानी लो एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उनको हाई एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन के अंदर लाना होता है, तो उसके लिए फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो फोटोन पड़ रहा होता है वो बेसिकली बच्चों जो फोटोन है वो कंटिन्यूसली, अगर हम इस फोटोन की बात कर रहे हैं तो ये फोटोन क्या करता है बच्चों, इस फोटोन की सिर्फ और सिर्फ कहानी होती है कि ये फोटोन और एनर्जाइज कर देता है। इसकी और एनर्जाइज करने के नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है NADP रिडक्टेज के थ्रू। NADP रिडक्टेज में क्या होता है, NADP पॉजिटिव आता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, NADPH बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रोमा के अंदर चीज़ें गई हैं वो बेसिकली हमारे पास ATP और NADPH किया है। क्लियर है यहाँ तक बात? ये देखें, ये गया ATP
और ये गया NADPH। याद रखिएगा ये दो चीज़ें स्ट्रोमा के अंदर चली गई और यही दो चीज़ें आगे जाके कहाँ काम करेंगी बच्चों, डार्क रिएक्शन यानी केल्विन बेंसन साइकिल में, जो कि स्ट्रोमा में हो रहा है। आइए देखते हैं केल्विन बेंसन साइकिल में किस तरीके से सारा प्रोसेस चल रहा होता है और ये मेटाबॉलिक पाथवे किस तरीके से चल रहा होता है स्ट्रोमा के अंदर, इसको एक दफ़ा डिस्कस कर रहे होते हैं। देखें जैसे हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से बने हुए ATP और NADPH को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल इसलिए कहूँगा कि इतनी तेज़ी से रिएक्शन हो जा रहा है बच्चों के, आपको थोड़ा समझना ज़रूरी है। ये एक पूरी एक साइकिल है केल्विन साइकिल, सही है। अभी आपके जो पिछला टेस्ट हुआ है बायोलॉजी का, उसके अंदर MCQ भी इससे आया हुआ था, तो मैं उस MCQs को भी आपके सामने क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आप सब ने बहुत ध्यान से यहाँ पर चीज़ों को समझना है। देखें बच्चों, स्टेप से स्टार्ट करते हैं हम। बेसिकली ये पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन होती है, ठीक है, यानी बेसिकली जिसको आप कहते हैं कार्बन फिक्सेशन, दूसरा होता है रिडक्शन और तीसरा होता है रीजनरेशन का स्टेप। तो ये तीन चीज़ें, तीन स्टेप अपने दिमाग में आपने रखने हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन फिक्सेशन, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट। क्लियर है यहाँ तक बात बच्चों? जैसे ही मैंने ये वाला पॉइंट बता दिया, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन ऑफ RUBP, तो बेसिकली व्हाट इज़ RUBP, दैट इज़ कॉल्ड राइबोलोज बाइफॉस्फेट। राइबोलोज अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर ऊपर लेफ्ट साइड पर सबसे टॉप वाला पॉइंट जो आपने मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, जिसके अंदर 5 पर्पल कलर के बॉल्स बनी हुई हैं ये क्या है बच्चों, जो पर्पल कलर की ये बॉल्स बनी हुई होती हैं, ये बेसिकली कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। ये कार्बन मॉलिक्यूल 5 इसका मतलब है ये है राइबोलोज, ठीक है। और अगर दोनों तरफ फॉस्फेट डाला हुआ है, दैट इज कॉल्ड राइबोलोज बाइफॉस्फेट। लेकिन 6 मॉलिक्यूल्स बताए मैं, ये क्यों 6 बताए मैं, इनको हम डिटेल डिस्कस करते हैं, ये ज़रा समझते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले ये राइबोलोज बाइफॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल आपके सामने नज़र आ गया। आप लोग बड़े बच्चे हैं, आप लोग समझ सकते हैं, दिमाग को लगाना है, कोशिश करना है, कॉपी पे बनाना है अपने, ठीक है। मैं यहाँ पर कॉपी का साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश ये करता था जब आपकी फ़िज़िकल क्लासेस होती तो मैं आपको यही वीडियो के थ्रू आपको पढ़ाता, तो मैं आपको बोर्ड पे लिखते भी जाता, आपको क्लियर भी होता। लेकिन अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो आपको नज़र किस तरीके से आएगा, बस ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा बच्चों, इसको देख लीजिएगा। अगर मैं राइबोलोज बाइफॉस्फेट की बात कर रहा हूँ कि ये मेरे पास राइबोलोज बाइफॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। बाइफॉस्फेट का मतलब है 2 फॉस्फेट, ऊपर से एक कार्बन और ऐड हो रहा है। तो देखिए इस कार्बन के ऐड होने के नतीजे में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के ऐड होने के नतीजे में 1,5 हो गया कि पहले कार्बन पर फॉस्फेट और 5वें कार्बन पर। ये देखिए जैसे ही ऐड हुआ तो ये देखिए ये 2 हिस्सों में टूट गया, आपके सामने नज़र आ रहा है। ये जो 2 हिस्सों में टूटा है, तो मैं इसको 2 अलग अलग नहीं करके दिखा रहा, मैं इसको 2 करके 3 कार्बन और 1 फॉस्फेट लगा रहा हूँ, सही है। ये जो 3 कार्बन और 1 फॉस्फेट वाला है, दिस कॉल्ड 3-फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ तक क्लियर है बात? तो यानी इसका मतलब ये होता है कि जब भी कभी राइबोलोज आपके पास सवाल आया था कि जो बच्चे अक्सर मुझसे पूछ रहे थे कि जब भी कभी राइबोलोज बाइफॉस्फेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जाएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? MCQs अच्छा हुआ आपने देख लिया तो यहाँ पर क्लियर हो गया। अगर उसमें 3-फॉस्फोग्लिसरेट का ऑप्शन है तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन बच्चों ने राइबोलोज बाइफॉस्फेट को जो है वो हमने एक जगह पे और राइबोलोज बाइफॉस्फेट डिस्कस किया था बच्चों, दैट इज़ व्हाट, वो हमारे पास जो प्रोसेस था ना राइबोलोज बाइफॉस्फेट वाला बच्चों, वो प्रोसेस बेसिकली हमारे पास हमने डिस्कस किया था ये लाइट यानी कौन सी थी वो, फोटो रेस्पिरेशन में। वो राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता था तो फॉस्फोग्लिसरेट और जो है वो फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। तो यहाँ पर ये बात हो गई कि इसके साथ यहाँ पे हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड किया और 2-फॉस्फोग्लिसरेट हमारे पास बनना शुरू हो गया। ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट का 2 मॉलिक्यूल बनना शुरू हो गया। उसके बाद रिडक्शन का मतलब क्या होता था भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किस तरीके से होती है, देखें यहाँ पर 2 ATP पहले ऐड हुए। क्यों ATP 2 ऐड हुए, क्योंकि 2 3-फॉस्फोग्लिसरेट था, ठीक है। अब यहाँ पर भी 2 NADPH आएगा, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 आपस में जाके यूनाइट करते हैं और हाइड्रोजन इसमें ऐड होगी। जैसे ही बच्चों इसके अंदर पहले तो ATP ऐड हुआ, जब ATP ऐड हुआ ना तो अब आप एक चीज़ देखिएगा कि जैसे ही ATP ऐड हुआ तो ATP में से फॉस्फेट ऐड हुआ, बाकी ADP निकल गया, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड हुआ था तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट निकल गया, यानी एक फॉस्फेट ऐड हो गया जिसको आप कहते हैं 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। इसको नाम दिया जाता है 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट। अब इसके अंदर बच्चों देखें 2 NADPH के मॉलिक्यूल ऐड होंगे। तो मॉलिक्यूल ऐड होने का मतलब सिर्फ पता है क्या है, मॉलिक्यूल ऐड होने का मतलब ये है कि आपने हाइड्रोजन
को ऐड करवाना है और फिर वापस 2 फॉस्फेट को निकाल देना है, यानी जो सब्सटीट्यूशन एक तरह से हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ फॉस्फेट। देखें 2 फॉस्फेट निकल गया, ठीक है। जैसे ये 2 फॉस्फेट निकले तो ये अब कन्वर्ट किस में हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर ये कन्वर्ट हो गया, यानी ये 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बन गए, जिस कॉल्ड G3P शॉर्ट फॉर्म के अंदर। यहाँ तक क्लियर है बात। अब आप एक चीज़ देखें, अब आप एक चीज़ ये देख रहे हैं कि ये पहले तो 2 राइबोलोज बाइफॉस्फेट ऐड हुए थे, सॉरी एक ऐड हुआ था, एक राइबोलोज बाइफॉस्फेट हमने इस्तेमाल किया था RuBP, तो 2 G3P बने। तो जब 2 ये बनेंगे, 2 राइबोलोज बाइफॉस्फेट ऐड होंगे तो 4 G3P, 3 राइबोलोज बाइफॉस्फेट ऐड होंगे तो 6 G3P, ठीक है। अब देखते जाइए आप लोग, ये ऐड हुए, ये हो गए आपके 4, ये हो गए आपके 4, ठीक है। और जैसे ही राइबोलोज बाइफॉस्फेट 3 हुआ तो ये हमारे पास हो गया 6, ठीक है। जैसे ये 6 हुए ना तो हम ये इस पे आ गए कि 6 इस ग्लूकोज, ठीक है, 6 इस ग्लूकोज, यानी हमने कहा G3P बन गया। अब ये जो G3P है ना बच्चों, ये 6 मॉलिक्यूल थे, इन 6 मॉलिक्यूल में से 5 आगे बढ़ गए, एक देखें नीचे आ गया। वो जो 5 आगे बढ़े पहले उसको देखते हैं और एक जो नीचे है उसको देखते हैं। ये जो 5 आगे बने ये बना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 5 मॉलिक्यूल, और ये 5 मॉलिक्यूल आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों, राइबोलोज बाइफॉस्फेट के अंदर दोबारा रीजनरेट कर देंगे 3 ATP के एडिशन के नतीजे में। क्लियर यहाँ तक बात। तो यहाँ पर हमने राइबोलोज बाइफॉस्फेट को दोबारा से रीजनरेट कर दिया। लेकिन जो एक नीचे गया था याद है G3P, ये जो एक नीचे गया G3P बच्चों, ये क्या कर रहा है, ये देखिएगा, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये एक है, तो यानी आपने ये देख लिया कि एक केल्विन साइकिल हुई, एक G3P बन गया। अब दूसरी होगी तो 2 G3P बनेंगे, देखिएगा, यानी ये एक एक करके नीचे आएंगे, यानी एक ये G3P बन गया, हमें इसका काम है, ये दूसरा वाला ऐड हो गया। तो जब ये 2 ऐड हो गया तो आपने कहा 3 ये और ये 3 ये किसका मॉलिक्यूल बन गया, ग्लूकोज फॉस्फेट बन गया। समझ आई बात। तो 2 केल्विन मॉलिक्यूल, 2 केल्विन साइकिल हुई, 2 केल्विन साइकिल हुई बच्चों। तो इन 2 केल्विन साइकिल के नतीजे में क्या हुआ, हमने ये बात कही कि G3P के 2 मॉलिक्यूल बने, यानी एक एक जो नीचे आया था, और 5 तो राइबोलोज बाइफॉस्फेट बनाता रीजनरेशन के जरिए। तो आप ये चीज़ देख रहे हैं, बड़ी आसान सी है कि राइबोलोज बाइफॉस्फेट बन के आके, यानी राइबोलोज बाइफॉस्फेट इस्तेमाल होता है तो फ्री में एक G3P बनता है, हम वापस उस राइबोलोज बाइफॉस्फेट को रीजनरेट कर देते हैं। तो राइबोलोज बाइफॉस्फेट है ये कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रहा है, जैसे एंजाइम काम करता था ना, रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, दोबारा रीजनरेट कर दे रहा, या रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ये थोड़ा सा कहना कन्फ्लिक्टिंग है, बस मैं ये कह सकता हूँ कि दोबारा रीजनरेट हो जा रहा है, रीगेन हो जा रहा है। तो इस रीजनरेशन और रीगेन होने के नतीजे में यही पॉइंट हुआ कि दोबारा से एक G3P बनता है और 5 जो राइबोलोज बाइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल थे वो 3 ATP के कंजम्पशन के साथ वापस दोबारा रिफॉर्म हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये पूरा प्रोसेस बनता है, एट द एंड ग्लूकोज फॉस्फेट हमारे पास बन जाता है। और जैसे ही ग्लूकोज फॉस्फेट बनता है बच्चों, तो ये ग्लूकोज फॉस्फेट जो है, फॉस्फेट निकलता है, ग्लूकोज का चेन बनता है, तो ग्लूकोज प्लस ये आपने देखा फ्रक्टोज ऐड होता है तो ये बन जाता है सक्रोज, ठीक है। इसी तरीके से ये सक्रोज इज़ हमारे पास ये जो शुगर होती है नॉर्मली, ठीक है। और इस तरीके से ये स्टार्च लॉन्ग चेन में कन्वर्ट होते जाएगा, तो स्टोरेज फॉर्म जो है हमारे पास स्टार्च है। तो कहने का मतलब ये बच्चों के जो सारा का सारा प्रोसेस मैंने आपके सामने रख दिया, ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का होता है। और ये सब का सब कहाँ हो रहा होता है बच्चों, ये सब का सब आपके हो रहा होता है लीफ के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के बाद हमारे स्ट्रोमा के अंदर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों आप सबको। तो यहाँ तक हमारी थी आज की वीडियो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की। इसमें किसी को भी कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ, आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।